तो की हालचाल भाइयों और उनकी बहनों। उम्मीद है तुम सब बढ़िया होगे। स्वागत है तुम लोगों का आज के वीडियो में। आज के लेक्चर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे और पूरे सिलेबस को इजी लैंग्वेज में समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ये एक वन शॉट वीडियो होगा जिसमें मैं पूरा चैप्टर एक साथ कवर करूंगा। इस वीडियो का एम सिंपल है, बिना टाइम वेस्ट किए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओवरऑल आइडिया क्लियर करना। इसलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग और आइडिया क्लियर हो जाता है तो आगे के टॉपिक्स को समझना काफी इजी हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक आइडिया समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मली कोई भी मशीन या कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं होता। इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो नॉर्मली इंसानों के पास होती है, जैसे सोचने की एबिलिटी, समझने की पावर और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी। अब अगर हम इंसानों की ये जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो बुद्धि और समझ है, अगर किसी तरह से हम वही चीज मशीन या कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देते हैं तो मशीन भी इंसान जैसे काम करने लगती है। मतलब मशीन ह्यूमंस जैसा बिहेव कर सकती है, ह्यूमंस जैसा सोच सकती है। इसी बेसिक आइडिया को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां इंटेलिजेंस का मतलब होता है सोचने और समझने की पावर। और क्योंकि ये इंटेलिजेंस नेचुरली मशीन के पास नहीं होती, बल्कि हम उसे क्रिएट करके देते हैं, इसलिए इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी होती है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है देखकर, सुनकर या फील करके चीजों को पहचानना और समझना। जैसे हम इंसान देखकर पहचान लेते हैं कि कोई चीज क्या है, या आवाज सुनकर समझ जाते हैं कि कौन बोल रहा है। एग्जाम्पल के लिए, एक एप्पल अगर लाल हो या हरा हो, दोनों अलग कलर के होते हैं, लेकिन हम तुरंत समझ जाते हैं कि दोनों ही एप्पल है। इसी तरह हम जानवरों की आवाज से पहचान लेते हैं, जैसे बिल्ली का साउंड अलग होता है और कुत्ते का साउंड अलग होता है। ये सब हमारी परसेप्शन एबिलिटी की वजह से पॉसिबल होता है। अगर इसी एबिलिटी को हम मशीन को सिखा दें, मतलब मशीन को यह सिखाया जाए कि वो ऑब्जेक्ट्स, कलर्स, साउंड्स और पैटर्न्स को पहचान सके, तो मशीन भी परसेप्शन के थ्रू काम करने लगती है। जब मशीन देखकर, सुनकर या डेटा के थ्रू चीजों को समझने लगती है, तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिसीजन मेकिंग। नॉर्मली डिसीजंस हम इंसान लेते हैं अपनी सोच, एक्सपीरियंस और सिचुएशन को देखकर, लेकिन जब हम मशीन को एल्गोरिदम और डेटा के थ्रू डिसीजन लेने के रूल्स सिखा देते हैं तो मशीन भी डिसीजन मेकिंग कर सकती है। यहीं से एआई का प्रैक्टिकल यूज स्टार्ट होता है। अगर मोटा मोटी कहा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब एग्जिस्ट करती है जब हम एक कंप्यूटर या मशीन को एल्गोरिदम और डेटा प्रोवाइड करते हैं, और ये तीनों चीजें मिलकर कोलैबोरेटिवली काम करती है। मतलब मशीन सिर्फ काम नहीं करती, बल्कि सिचुएशन को एनालाइज करके ह्यूमन जैसा आउटपुट देने की कोशिश करती है। यही एआई का बेसिक और कोर आइडिया है। एआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रियल लाइफ यूज है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स एआई का यूज करते हैं। एआई डायरेक्टली डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करता, लेकिन पेशेंट के डेटा को एनालाइज करके डॉक्टर को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इससे डायग्नोसिस ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है और टाइम भी सेव होता है। अब बात करते हैं पर्सनलाइजेशन की, जो आज के टाइम में एआई का सबसे पावरफुल यूज है। एआई यूजर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। ये देखता है कि आप क्या पसंद करते हो, क्या देखते हो और किस टाइप के कंटेंट पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। इसी डेटा के बेस पर एआई आपको टेलर्ड रिकमेंडेशंस देता है। सिंपल एग्जांपल ले लो यूट्यूब का। आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक वीडियो देखते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप यूट्यूब ओपन करते हो तो आपके होम स्क्रीन पर उसी टाइप के और वीडियोस रेकमेंड होने लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि एआई आपके वॉच पैटर्न को समझ लेता है। इसी तरह शॉपिंग वेबसाइट्स जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पर भी होता है। आप अगर एक बार मोबाइल सर्च या बाय करते हो तो फ्यूचर में आपको सिमिलर मोबाइल्स या रिलेटेड प्रोडक्ट्स रेकमेंड किए जाते हैं। ये सब पॉसिबल होता है डेटा, एल्गोरिदम और एआई की वजह से। जैसे हमारे शॉपिंग वेबसाइट का एग्जांपल ले लो। मान लो आप फ्लिपकार्ट पर एक मोबाइल सर्च करते हो या देखते हो। अब जब आप थोड़े टाइम बाद दोबारा फ्लिपकार्ट ओपन करोगे तो आप नोटिस करोगे कि उसी टाइप के और मोबाइल्स
थोड़े बेटर ऑप्शंस के साथ आपके होम स्क्रीन पर शो होने लगते हैं। अब ये रैंडम नहीं होता। अल्टीमेटली जो भी आपने पहले ब्राउज किया होता है उस डेटा को एआई पीछे से प्रोसेस करता है और उसके बेसिस पर आपको बेटर सजेशंस देता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पर्सनलाइजेशन। सेम चीज एंटरटेनमेंट एप्स में भी होती है। एग्जाम्पल के लिए स्पॉटिफाई या किसी भी म्यूजिक एप्लीकेशन को ले लो। अगर आप मोस्टली सैड सॉन्ग सुनते हो या पार्टी टाइप सॉन्ग सुनते हो तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऐप ओपन करोगे तो उसी टाइप के सॉन्ग्स आपको ऑटोमेटिकली रेकमेंड होने लगेंगे। ये भी पर्सनलाइजेशन का ही पार्ट है और यहाँ एआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई की। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। जैसे हम इंसान अपनी गलतियों से सीखते हैं वैसे ही एआई भी डेटा और पास्ट एक्सपीरियंस से इंप्रूव करता है। जितना ज्यादा डेटा मिलेगा उतना ही एआई सिस्टम बेटर होता चला जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं एआई कोई जादू या बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन रियलिटी में एआई के पीछे एल्गोरिदम और कुछ लाइंस का कोड होता है। 4 से 5 लाइंस का कोड भी पावरफुल हो सकता है अगर उसके साथ सही डेटा दिया जाए। आज मार्केट में जो एआई सिस्टम्स काम कर रहे हैं वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। एआई सिचुएशन को एनालाइज कर सकता है और बेस्ट पॉसिबल एक्शन चूज कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है चेस प्लेइंग प्रोग्राम्स जैसे अल्फा जीरो। आज एआई बेस्ड गेम्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो हर पॉसिबल मूव को एनालाइज करके लॉजिकली डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अडैप्टेबिलिटी। अडैप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एआई सिस्टम एनवायरनमेंट या डेटा के चेंजेस के साथ एडजस्ट कर सके। रियल वर्ल्ड में सब कुछ फिक्स नहीं होता। हर दिन सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं और एआई को उन चेंजेस के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ता है। अडैप्टेबिलिटी का सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार, जिसे इलॉन मस्क ने डेवलप किया है। अब सेल्फ ड्राइविंग कार का कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें कोई ह्यूमन ड्राइवर नहीं होता। कार ऑटोमेटिकली चलती है बिना किसी डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल के। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। रोड कंडीशंस कभी भी सेम नहीं रहती। आज रोड खाली हो सकती है, कल ट्रैफिक हो सकता है। आज बारिश नहीं हो रही, कल हो सकती है। हर सिचुएशन हर दिन चेंज होती रहती है। सेल्फ ड्राइविंग कार का एआई सिस्टम इन सब चेंजेस को ऑब्जर्व करता है और रियल टाइम में डिसीजन लेता है। ट्रैफिक सिग्नल रेड हो तो रुकना है, रोड ब्लॉक्ड हो तो ऑल्टरनेट रूट लेना है, या अगर वेदर कंडीशंस चेंज हो जाए तो ड्राइविंग पैटर्न एडजस्ट करना है। यह सब पॉसिबल होता है क्योंकि एआई सॉफ्टवेयर हर दिन नए डेटा से सीखता है और खुद को इंप्रूव करता रहता है। इसी एबिलिटी को हम अडैप्टेबिलिटी बोलते हैं और यहीं से एआई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में इतना पावरफुल बन जाता है। एआई की अडैप्टेबिलिटी और ऑटोमेशन के बाद अगला पॉइंट है ऑटोमेशन का प्रैक्टिकल यूज। एआई और मशीन्स ऐसे टास्क परफॉर्म करते हैं जहां ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता, जैसे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स जो घर साफ करते हैं, या कई रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स खाना सर्व करते हैं। या ह्यूमन पार्टिसिपेशन मिनिमम है और सिस्टम अपने आप काम करता है। इसी तरह चैट बॉट्स भी एक एग्जाम्पल है। जब हम ऑनलाइन कस्टमर सर्विस के लिए चैट करते हैं, बॉट पहले ही रिस्पॉन्स देता है और सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे ह्यूमन एजेंट इंटरवीन करता है। ये प्रोसेस एआई की एफिशिएंसी और ऑटोमेशन का क्लियर एग्जाम्पल है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है एआई की एबिलिटी टू प्रोसेस विजुअल, ऑडियो और सेंसरी इनपुट्स। डेली लाइफ में इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है फेस अनलॉक। जब आप अपने मोबाइल का फेस अनलॉक फीचर यूज करते हो, एआई आपका फेस आइडेंटिफाई करता है। ये एक टाइप का परसेप्शन है जहां बायोमेट्रिक स्कैनिंग और रिकग्निशन का यूज होता है। वॉइस रिकग्निशन भी इसी कैटेगरी में आता है। और डेली लाइफ में एआई और भी जगह काम करता है, जैसे नेविगेशन सिस्टम्स, जहां गूगल मैप्स हमें रियल टाइम रूट्स और ट्रैफिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग गाइड करता है। एआई का यूज सिर्फ ऑटोमेशन और परसेप्शन तक लिमिटेड नहीं है। नेविगेशन सिस्टम्स इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर रोड कंजेस्टेड है या ट्रैफिक लाइट रेड है, एआई प्रेडिक्ट करता है फास्टेस्ट रूट और हमें रियल टाइम गाइडेंस देता है। एंटरटेनमेंट में भी एआई काफी एक्टिव है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स हमें कंटेंट रिकमेंड करते हैं, बस इसलिए क्योंकि एआई हमारे प्रेफरेंसेस और पास्ट बिहेवियर को एनालाइज करता है। इसी तरह एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट हमारी कमांड सुनते हैं और इंस्टेंटली परफॉर्म कर देते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon भी एआई का यूज करते हैं। जब हम शॉपिंग करते हैं, एआई हमें पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट सजेशंस देता है।
जस्ट लाइक यूट्यूब का एल्गोरिदम कंटेंट सजेस्ट करता है। एआई की एक और बिगेस्ट स्ट्रेंथ है स्पीड। मशीन्स हमसे बहुत तेज कैलकुलेशंस और प्रोसेसिंग कर सकती हैं। जो हम इंसान सोचने में मिनट लेते हैं, मशीन मिली सेकेंड्स में कर देती है। यही रीजन है कि एआई का डिसीजन मेकिंग और प्रिडिक्शन कैपेबिलिटी ह्यूमन से सुपीरियर है। एआई का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्यूरेसी। ह्यूमंस जितना काम करते हैं उनको थकावट और एरर्स फेस करने पड़ते हैं। जैसा जितना ज्यादा काम होगा, ह्यूमंस उतने टायर्ड हो जाएंगे और मिस्टेक्स हो सकती हैं। मशीन्स के केस में ऐसा नहीं होता। मशीन कभी थकती नहीं, कभी बोर नहीं होती और हर टास्क कंसिस्टेंटली हाई एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करती है। इसी वजह से एआई का परफॉर्मेंस लेवल ह्यूमन से काफी सुपीरियर है। एआई की एक और स्ट्रेंथ है लर्निंग फ्रॉम लार्ज डेटा। मशीन को ट्रेन करने के लिए मैसिव डेटा सेट्स की जरूरत होती है। यही डेटा यूज करके एल्गोरिदम पैटर्न सीखता है और नए सिनारियोस के लिए डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है। लेकिन याद रखो, एआई में क्रिएटिविटी और फीलिंग्स नहीं होते। मशीन बस डेटा और रूल्स के बेसिस पर काम करती है। जो डिसीजंस या रिकमेंडेशंस एआई देता है वो प्योरली लॉजिक और पैटर्न रिकग्निशन पे बेस्ड होते हैं। एआई में फीलिंग्स या ट्रू क्रिएटिविटी नहीं होते। जो इमोशंस और क्रिएटिव थिंकिंग ह्यूमंस में नेचुरली होते हैं, वो एआई में एग्जिस्ट नहीं करते। हम जो आइडियाज, पेंटिंग्स, फोटोज, डिजाइन्स बनाते हैं, उनका एआई सिर्फ पैटर्न और रूल्स के बेसिस पे जनरेशन कर सकता है, पर असली ह्यूमन क्रिएटिविटी और इमोशनल टच नहीं दे सकता। अब बात करते हैं एआई के टाइप्स और मार्केट एप्लीकेशंस की। मार्केट में जो एआई काफी कॉमन है, उसको हम नैरो या वीक एआई कहते हैं। ये एआई एक स्पेसिफिक टास्क में एक्सपर्ट होता है, जैसे यूट्यूब रिकमेंडेशंस। जैसे अगर आप कोई वीडियो देखते हो, यूट्यूब का एआई एल्गोरिदम आपके प्रीवियस बिहेवियर और प्रेफरेंसेस को एनालाइज करता है और नेक्स्ट बेस्ट वीडियो सजेस्ट करता है। ये एल्गोरिदम हर दिन के डेटा और पैटर्न से कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता है। सिंपल वर्ड्स में, एक नैरो एआई एक स्पेसिफिक काम में एफिशिएंट होता है, पर ये जनरल ह्यूमन इंटेलिजेंस या क्रिएटिविटी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग या जनरल एआई की। नैरो एआई वो एआई था जिसमें एक स्पेसिफिक टास्क एफिशिएंटली परफॉर्म करता है, जैसे यूट्यूब रिकमेंडेशंस या वॉइस असिस्टेंट्स। ये एक लिमिटेड काम के लिए डिजाइन किया गया होता है और इसके बाहर ये ऑपरेट नहीं कर सकता। जनरल या स्ट्रॉन्ग एआई एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये एआई हर इंटेलेक्चुअल टास्क परफॉर्म कर सकता है जैसे एक ह्यूमन, मतलब सोचना, समझना, डिसीजंस लेना, सब कुछ। अभी ये मोस्टली रिसर्च में है, मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कभी बन गया तो ये ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस जैसा काम करेगा और मल्टीपल टास्क्स एक साथ हैंडल कर सकेगा। स्ट्रॉन्ग एआई का काम ये होगा कि ये डेटा इनपुट जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, नंबर्स को प्रोसेस करके अपने एल्गोरिदम और मॉडल्स के थ्रू डिसीजंस और प्रिडिक्शंस निकाल सके। इसके लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल्स का यूज होता है। एल्गोरिदम और मॉडल को ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करके ये सिखाता है और फिर नए डेटा पर काम करता है। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि ट्रांसलेशन इंजन्स और ट्रांसलेशन टूल्स कैसे एक साथ काम करते हैं। ट्रांसलेशन इंजन आपको अलाउ करता है कि आप एक सिंगल वर्ड या सेंटेंस पे काम करें और आपको ग्रामर के कॉम्प्लेक्स रूल्स या प्रिडिक्शंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ये नॉर्मल यूसेज के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे गूगल ट्रांसलेट में आप एक इनपुट डालते हैं और इंजन उसको प्रोसेस करके आउटपुट निकलता है। ये काम एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिमिटेशंस भी हैं। प्रॉपर्ली काम करने के लिए एआई को बहुत बड़ा डेटा सेट चाहिए और प्रॉब्लम को समझने और कॉमन सेंस अप्लाई करने में एआई कभी-कभी फेल हो सकता है। इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और केयरफुल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, ताकि एआई सही रिकमेंडेशंस और डिसीजंस दे सके। एआई और ट्रांसलेशन टूल्स का ये कॉम्बिनेशन आपको स्मूथ और एक्यूरेट आउटपुट देने में हेल्प करता है। लेकिन इसका फुल पोटेंशियल तभी अनलॉक होता है जब हम डेटा, एल्गोरिदम और यूजर इनपुट को सही से इंटीग्रेट करें। चलो एक एग्जांपल लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं। मान लो हम एक जॉब रिकमेंडर सिस्टम बना रहे हैं। अगर जो डेटा हम सिस्टम को देते हैं वो बायस्ड है, जैसे ज्यादातर मेन को फेवर कर रहा है, तो नेचुरली सिस्टम के प्रेडिक्शंस और रिकमेंडेशंस भी बायस्ड होंगे। ये बात एआई के बारे में है। एआई के पास इमोशंस नहीं होते और ना ही मॉरल बैलेंस समझने की कैपेबिलिटी होती है। ये डिसाइड नहीं कर सकता क्या फेयर है और क्या अनफेयर। इसलिए एआई को जो डेटा हम देते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। अब
अगर हम एआई के स्कोप की बात करें तो ये लाइफ के लगभग हर एस्पेक्ट में यूज हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, एआई बस पैटर्न्स और एल्गोरिदम्स के बेसिस पे काम करता है। इसके पास फीलिंग्स नहीं होते। ये सिर्फ वही करता है जो उसमें प्रोग्राम किया गया है। ये समझना जरूरी है ताकि हम एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज कर सकें। अब एआई का स्कोप समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एआई सबसे पहले उस प्रॉब्लम का स्कोप आइडेंटिफाई करता है। मतलब एआई देखता है कि प्रॉब्लम कौन सी सीरीज ऑफ स्टेप्स में सॉल्व हो सकता है। जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स रोड प्रॉब्लम कंसिडर करें और उसके मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं। एआई सबसे बेस्ट सॉल्यूशन चूज करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एआई मोस्टली डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेता है। फॉर एग्जांपल, बैंक लोन अप्रूवल्स। एआई पास्ट रिकॉर्ड्स एनालाइज करता है। किसने लोन लिया था, कौन सा डिफॉल्ट हुआ था, कौन सा सक्सेसफुली रीपे हुआ था। उस हिस्ट्री के बेसिस पे एआई प्रेडिक्ट करता है कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं। यही प्रिंसिपल प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम्स में भी होता है। अगर हम एआई को ई कॉमर्स वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करें तो एआई डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, कौन से यूजर के लिए करना है। लर्निंग एआई की सबसे पावरफुल एबिलिटी है। मतलब एआई पास्ट डेटा और एक्सपीरियंस से सीखता है, बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह। एआई मॉडल बनाने के लिए पहले डेटा चाहिए और ये डेटा वही होता है जो ऑलरेडी हो चुका हो, पास्ट डेटा। फिर एआई एल्गोरिदम को ये डेटा प्रोवाइड करके ट्रेन किया जाता है ताकि वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस एक्यूरेटली कर सके। जितना ज्यादा डेटा एआई के पास होगा, उतनी ही बेटर प्रेडिक्शन और आउटपुट मिलेगा। मोर डेटा इक्वल्स टू बेटर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, एआई की परसेप्शन एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एआई का एबिलिटी टू इंटरप्रेट एनवायरनमेंट, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, सेंसरी इनपुट्स, और फिर डिसाइड करना कि क्या एक्शन लेना है। जैसे फेस रिकॉग्निशन इन मोबाइल फोन्स, ये एआई की एक फॉर्म ऑफ परसेप्शन है। सिमिलरली, वॉइस असिस्टेंट्स लाइक अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट, एआई इंटरप्रेट करता है हमारे कमांड्स और फिर एक्शन लेता है। एआई की अडेप्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग कार। इन्वायरमेंट कंटिन्यूअसली चेंज होता है। कभी ट्रैफिक है, कभी रोड ब्लॉक है, कभी क्लियर है। एआई इन सिनारियोज अडाप्ट करता है और करेक्ट डिसीजंस लेता है। ऑटोमेशन भी एआई का मेजर एस्पेक्ट है। एआई रिपीटेटिव टास्क्स परफॉर्म करता है विद लिटिल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन। रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स, रेस्टोरेंट रोबोट्स, चैटबॉट्स, ये सब एआई के एग्जांपल्स हैं। अब हम थोड़ा एआई का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं। पहला फेमस कॉन्सेप्ट है ट्यूरिंग टेस्ट, जो एलन ट्यूरिंग ने 1950 में प्रपोज किया था। ये बेसिकली ये चेक करता है कि कैन अ मशीन थिंक, क्या एक मशीन एक इंसान की तरह सोच सकती है। इस ट्यूरिंग टेस्ट का सेटअप कुछ इस तरह था। मशीन और ह्यूमन अलग अलग रूम्स में बैठते हैं। तीसरा पर्सन, जज, दोनों के साथ टाइप करके कम्युनिकेट करता है। जज को पता नहीं होता कौन ह्यूमन है और कौन मशीन। जज बस क्वेश्चंस टाइप करता है, जैसे व्हाट इज योर फेवरेट फूड, व्हाट इज 5+7, टेल मी अबाउट योर हॉबी। मशीन और ह्यूमन दोनों अपना रिप्लाई टाइप करके जज को भेजते हैं। अगर जज कंसिस्टेंटली मशीन को ह्यूमन समझ ले, मतलब मशीन ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया। ये एक्सपेरिमेंट 1950 के दशक में हुआ और ये एआई की पहली साइंटिफिक टेस्टिंग थी। एलन ट्यूरिंग ने यह शो किया कि थियोरेटिकली एक मशीन को ऐसे प्रोग्राम किया जा सकता है कि वो इंटेलिजेंट लग सके, मतलब ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज दे सके। फिर 1956 में ऑफिशियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बर्थ हुआ, डार्टमथ कॉन्फ्रेंस में। ये वो मोमेंट था जब रिसर्चर्स ने डिक्लेयर की मशीन्स को ऐसे डिजाइन करना चाहिए जो ह्यूमंस जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, रीजनिंग कर सके। यहां से एआई रिसर्च का मॉडर्न इरा स्टार्ट हुआ। यही बेसिस है जहां से हमने एआई को डेटा ड्रिवन, लर्निंग फोकस्ड और डिसीजन मेकिंग केपेबल बनाने की जर्नी स्टार्ट की। तो जैसे हमने देखा, 1956 में एआई ऑफिशियली रिसर्च फील्ड के रूप में स्टार्ट हुआ, डार्टमाउथ वर्कशॉप के थ्रू। यह वर्कशॉप जॉन मैकार्थी ने ऑर्गेनाइज किया था। साथ में मार्विन मिन्स्की, एलन न्यूएल, हर्बर्ट साइमन और क्लॉड शैनन भी थे। ये सब मिलकर ये आइडिया एक्सप्लोर कर रहे थे कि कैन वी क्रिएट अ मशीन दैट कुड थिंक लाइक अ ह्यूमन। यहीं से टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, जॉन मैकार्थी के द्वारा। इस वजह से उन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। वर्कशॉप के बाद एआई को एक सीरियस रिसर्च फील्ड की तरह डेवलप करना स्टार्ट हुआ। रिसर्चर्स ने पहला प्रैक्टिकल एआई प्रोग्राम डेवलप करना स्टार्ट किया जो सोच सके, रीजनिंग कर सके और प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। एक फेमस एग्जाम्पल है लॉजिक थियरिस्ट,
जो एलन न्यूअल और हर्बर्ट साइमन ने बनाया था। ये प्रोग्राम मैथमेटिकल थ्योरम्स को ऑटोमेटिकली सॉल्व करता था। मतलब ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, लॉजिक और रीजनिंग भी यूज करता था। ये पहला प्रैक्टिकल एआई प्रोग्राम माना जाता है। इसके बाद 1960 के दशक से 1970 के दशक में एआई रिसर्च बहुत एक्सपैंड हुई। अलग अलग टाइप्स के एआई प्रोग्राम्स और एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट हुए। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, सिंपल गेम प्लेइंग जैसे चेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम्स। यहां से एआई ग्रेजुअली लर्निंग, रीजनिंग और परसेप्शन वाली मशीन बनने की तरफ बढ़ने लगा। मतलब एक थिंकिंग मशीन का कॉन्सेप्ट थियरी से प्रैक्टिकल रियलिटी में आने लगा। जैसे हमने देखा, एआई सिर्फ कैलकुलेशन के लिए नहीं है, बल्कि रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज होता है। एक फेमस एग्जांपल है इलाइजा चैटबॉट। एमआईटी के जोसेफ वाइजनबॉम ने 1966 में बनाया था। ये एक अर्ली कॉन्वर्सेशनल एजेंट था जो ह्यूमन के इमोशंस को मिमिक करता था। अगर यूजर बोलता आई एम फीलिंग सैड, तो इलाइजा रिस्पॉन्ड करती व्हाई डू यू थिंक यू आर फीलिंग सैड। ये ह्यूमन जैसे लगता था, लेकिन असली में मशीन कोई इमोशन फील नहीं कर रही थी। इसी तरह अर्ली चेस प्लेइंग प्रोग्राम्स भी डेवलप हुए थे। ये कंप्यूटर्स सिंपल मूव्स और बेसिक स्ट्रैटेजी यूज करके चेस खेलते थे। ये प्रोग्राम्स ह्यूमन जैसे खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका स्ट्रेंथ लिमिटेड था। अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ अर्ली एआई पे। एआई मशीन्स फीलिंग्स या इमोशंस नहीं समझ सकते। एआई आउटपुट बायस्ड डेटा से इन्फ्लुएंस हो सकता है। अर्ली एआई को लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा और मेमोरी की जरूरत होती थी। 1980 के बाद एआई एक नए फेज में एंटर करता है, जिसे एक्सपर्ट सिस्टम्स एरा कहा गया। एक्सपर्ट सिस्टम्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते थे जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स की तरह एक स्पेसिफिक फील्ड में डिसीजंस लेते थे। जैसे मेडिसिन में बीमारी का डायग्नोसिस, इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर्स का एनालिसिस, केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स का डिटेल्ड स्टडी और बिजनेस में डिसीजंस और फ्यूचर प्रिडिक्शन। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये एक्सपर्ट सिस्टम्स काफी महंगे होते थे और सिर्फ एक ही फील्ड तक लिमिटेड रहते थे। इसलिए इतने पावरफुल होने के बावजूद ये हर जगह यूज नहीं हो पाए। फिर आया मशीन लर्निंग और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का कॉन्सेप्ट, जहां कंप्यूटर ग्रेजुअली डेटा से लर्न करता है और प्रिडिक्शंस इंप्रूव करता है। कंप्यूटर विजन का एग्जाम्पल एआई कैमरास और सीसीटीवी सिस्टम्स में यूज होता है। फेस रिकॉग्निशन और मॉनिटरिंग के लिए एआई इमेजेस और वीडियोस को इंटरप्रेट करता है। आज के टाइम में एआई का यूज काफी एडवांस्ड एप्लीकेशंस में हो रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोड और ट्रैफिक के डिसीजंस ह्यूमन से बेटर एक्यूरेसी से ले सकते हैं। ड्रग डिस्कवरी, एआई नई मेडिसिन और मॉलिक्यूल्स डिस्कवर कर रहा है। रोबोटिक सर्जरी, रोबोट प्रिसाइज मूवमेंट से सर्जरी परफॉर्म करता है जहां ह्यूमन हैंड की लिमिटेशंस होती। नेक्स्ट जेन एआई सिस्टम्स हेल्थ, इंडस्ट्रियल और एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस में एआई कॉम्प्लेक्स टास्क्स परफॉर्म कर रहा है। तो जैसा हमने देखा, मशीन लर्निंग का बेसिक डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स फिक्स्ड रूल्स फॉलो करते हैं। अगर रूल नहीं है तो सिस्टम फेल हो जाता है। मशीन लर्निंग सिस्टम्स एग्जाम्पल्स और एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मतलब हम कंप्यूटर को बहुत सारा डेटा देते हैं और वो पैटर्न्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके डिसीजन या प्रिडिक्शन करता है। जैसे स्पैम ईमेल डिटेक्शन, मशीन लर्निंग सिस्टम को हम पास ईमेल और उनका लेबल स्पैम या नॉट स्पैम देते हैं। सिस्टम पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है, फिर जब कोई नया ईमेल आता है वो प्रिडिक्ट करता है कि ये स्पैम है या नहीं। मशीन लर्निंग को जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 1. सुपरवाइज्ड लर्निंग सिस्टम को लेबल्ड डेटा दिया जाता है, इनपुट के साथ करेक्ट आउटपुट, जैसे मार्केट प्रिडिक्शन, लोन अप्रूवल, स्पैम डिटेक्शन। 2. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग सिस्टम को कोई लेबल नहीं दिया जाता। ये डेटा के पैटर्न्स या हिडन स्ट्रक्चर को खुद आइडेंटिफाई करता है, जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन, अनॉमली डिटेक्शन। 3. रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिस्टम एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके लर्न करता है, रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज के बेसिस पर डिसीजन इंप्रूव करता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, गेम एआई, रोबोटिक कंट्रोल। अब इसमें एल्गोरिदम का रोल होगा कि मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम्स डिफाइन करते हैं कि कंप्यूटर कैसे डेटा से पैटर्न्स सीखें और आउटपुट जनरेट करें। डेटा के फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ईमेल में वर्ड्स, लोकेशन इन्फो, ट्रांजैक्शन अमाउंट एटसेट्रा। मशीन ऑटोमेटिकली फीचर्स के रिलेशनशिप सीखकर डिसीजन मॉडल बनता है। अब हमारे पास ऑलरेडी प्री बिल्ट एल्गोरिदम्स और फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे पाइथन के साइकिट लर्न, टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च।
ये टूल्स हमारे लिए इम्प्लीमेंटेशन ईजी कर देते हैं। हम सिर्फ डिसाइड करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम किस प्रोजेक्ट में फिट होगा। डेटा क्वालिटी और क्वांटिटी, एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस डिसाइड करती है। ओके, अब आते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पे। जब हम सुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज नहीं करते, मतलब हमारे पास लेबल्ड आउटपुट नहीं है, मशीन खुद ही डेटा में पैटर्न्स या सिमिलैरिटीज ढूंढता है और उनको ग्रुप करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो Amazon या फ्लिपकार्ट के पास सिर्फ डेटा है, किस कस्टमर ने क्या क्या देखा, क्या क्या खरीदा, कितनी बार विजिट किया। यहां मशीन को यह नहीं बताया गया कि कौन गुड कस्टमर है या कौन बैड कस्टमर। मशीन सिर्फ ये देखती है कि कौन से लोगों का बिहेवियर मिलता जुलता है। जो लोग अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं उनको एक ग्रुप में डाल देती है, जो लोग फैशन या डेली यूज आइटम्स खरीदते हैं उनको दूसरे ग्रुप में। इसी ग्रुपिंग को हम क्लस्टरिंग भी कहते हैं। फिर आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग मशीन। ट्रायल एंड एरर से सीखती है। उसके लिए रिवॉर्ड मतलब पॉजिटिव फीडबैक, उसके लिए पेनल्टी मतलब नेगेटिव फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ये कार्स सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करती, वो रोड के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करती हैं, ट्रैफिक, सिग्नल्स, स्पीड और ऑब्स्टिकल्स। हर डिसीजन के बाद फीडबैक मिलता है और इसी फीडबैक से कार धीरे धीरे बेटर ड्राइव करना सीखती है। अब आ जाओ डीप लर्निंग पे। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक एडवांस टाइप है। ये ट्राई करता है ह्यूमन ब्रेन की तरह सीखने और सोचने का। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स या नोड्स में इंप्लीमेंट होता है। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके बिना एआई का होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या फिर ANN। ANN एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होता है। जैसे ब्रेन न्यूरॉन्स के थ्रू सोचता और समझता है, वैसे ही ANN भी न्यूरॉन्स के नेटवर्क से काम करता है। इसका स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है। बहुत सारे छोटे यूनिट्स जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हर न्यूरॉन थोड़ी सी कैलकुलेशन करता है और फिर अपना आउटपुट नेक्स्ट न्यूरॉन को पास कर देता है। एग्जाम्पल से समझो, इमेज रिकॉग्निशन। जब कोई इमेज देखती है तो फर्स्ट लेयर सिर्फ बेसिक चीजें डिटेक्ट करती है, जैसे एजेस और लाइंस। नेक्स्ट लेयर्स धीरे धीरे ज्यादा क्लियर चीजें समझती हैं, जैसे आईज, नोज और माउथ। इसी तरह हर लेयर के साथ फीचर्स और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं और एंड तक मशीन पूरी इमेज को पहचान पाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमन ब्रेन परसेप्शन बिल्ड करता है। डीप लर्निंग में हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं, जो एक तरह के स्मॉल यूनिट्स होते हैं। एक लेयर में न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं और हर न्यूरॉन कुछ कैलकुलेशन करता है, फिर अपना रिजल्ट नेक्स्ट न्यूरॉन को पास करता है। ये प्रोसेस हिडन लेयर्स के थ्रू कंटिन्यू होती हैं, जहां छोटी डिटेल्स कंबाइन होकर बड़े आइडियाज बनाते हैं। आउटपुट लेयर फाइनली डिसाइड करती है कि रिजल्ट क्या होगा, जैसे ये कैट है या डॉग। ये कैलकुलेशंस एक्टिवेशन फंक्शंस के थ्रू प्रोसेस होते हैं, जिससे डेटा का कॉम्प्लेक्स पैटर्न समझना पॉसिबल होता है। डीप लर्निंग पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये ह्यूज और मेसी डेटा के साथ काम कर सकता है। मिलियंस ऑफ इमेजेस, लॉन्ग वीडियोस, वॉइस रिकॉर्डिंग्स, ये सब डेटा में पैटर्न्स फाइंड कर लेता है जो ह्यूमन या सिंपल प्रोग्राम के लिए मुश्किल होते हैं। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में बेसिक डिफरेंस ये है कि नॉर्मल मशीन लर्निंग को लिमिटेड डेटा से ट्रेन किया जा सकता है और एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम के थ्रू काम करता है। लेकिन डीप लर्निंग ऑटोमेटिकली मिलियंस ऑफ डेटा से सीख सकता है और हाई एक्यूरेसी प्रेडिक्शंस दे सकता है। डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स एग्जाम्पल से ऑटोमेटिकली सीखते हैं, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। इस वजह से ये एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दे सकता है, कभी कभी ह्यूमन से भी बेटर। रियल लाइफ एप्लीकेशंस में डीप लर्निंग ये काफी यूज होता है, जैसे इमेज रिकॉग्निशन, फेसबुक में फोटो टैगिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोटिक सर्जरी, ड्रग डिस्कवरी और वॉइस असिस्टेंट्स। हर एप्लीकेशन में डीप लर्निंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझ के डिसीजंस लेता है और कंटिन्यूअसली लर्न करके अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। कीप लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, क्योंकि यही एआई और डीप लर्निंग का रियल ब्यूटी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक और इंपॉर्टेंट ब्रांच है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। NLP का काम है कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज समझना और प्रोसेस करना सीखना। मतलब कंप्यूटर अब सिर्फ कोड नहीं समझता, बल्कि इंग्लिश, बांग्ला, हिंदी या किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकता है। नेटिव लैंग्वेज जैसे हम बात करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी बात समझ सकता है। NLP की मदद से कंप्यूटर ह्यूमन के साथ नॉर्मल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकता है, जैसे हम टाइपिंग या बोल के बात करते हैं। ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना भी NLP का एक पार्ट है
और पाइथन में कुछ एल्गोरिदम्स इसको इंप्लीमेंट करते हैं। एआई एनएलपी का यूज करके वर्ड्स, सेंटेंसेस और कॉन्वर्सेशंस में पैटर्न सीखता है। यह एनालाइज करता है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, और लैंग्वेज का ट्रांसलेशन भी करता है। स्पीच रिकग्निशन और टेक्स्ट एनालिसिस के एप्लीकेशंस में एनएलपी काफी यूज होता है। वर्चुअल असिस्टेंट्स और चैटबॉट्स भी एनएलपी का यूज करते हैं, जिससे वो ह्यूमन के इमोशन और इंटेंट समझ सकते हैं। सिमेंटिक एनालिसिस का मतलब है टेक्स्ट से स्टूडेंट या यूजर का फीलिंग और इमोशन समझना। जैसे एक रिव्यू लिखने पर पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटिमेंट डिटेक्ट करना। एक और एआई ब्रांच है कंप्यूटर विजन, जिसमें मशीन इमेजेस, वीडियोस और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को देखकर एनालाइज और अंडरस्टैंड करते हैं। गूगल फोटोज जैसे एप्लीकेशंस में ये यूज होता है, जहां मशीन ऑटोमेटिकली फोटोज को ऑर्गेनाइज, रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई कर सकती है। डीप लर्निंग और कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम्स की मदद से एआई कॉम्प्लेक्स विजुअल पैटर्न्स को डिटेक्ट करके डिसीजंस ले सकता है। इससे मशीन ह्यूमन जैसे विजुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकती है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में काफी हेल्प करता है, जैसे सिक्योरिटी कैमरास, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और मेडिकल इमेजिंग। कंप्यूटर विजन एक एआई ब्रांच है जो मशीन को ह्यूमन जैसे देखने और समझने का एबिलिटी देती है। जैसे ह्यूमंस अपनी आईज से देखें और ब्रेन से समझें, वैसे ही कंप्यूटर कैमरास या सेंसर से इनपुट लेता है और एल्गोरिदम्स के थ्रू प्रोसेस करके समझता है। इनपुट डेटा का प्री प्रोसेसिंग होता है, जैसे क्लीनिंग, फॉर्मेटिंग और रीसाइजिंग इमेजेस, ताकि मशीन एफिशिएंटली एनालाइज कर सके। कंप्यूटर विजन का यूज ट्रैफिक मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी सर्वेलेंस, Amazon गो जैसे रिटेल स्टोर्स में आइटम्स डिटेक्ट करने, फेस रिकग्निशन और वीडियो एनालिसिस में होता है। एआई में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक और कॉन्सेप्ट है स्टेट स्पेस सर्च। इसमें एआई प्रॉब्लम्स को अलग अलग पॉसिबल सिचुएशंस या स्टेट्स में रिप्रेजेंट करता है। हर स्टेट में कुछ एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं और गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं। मशीन इन स्टेट्स को सर्च करके ऑपरेटर्स या एक्शंस अप्लाई करता है और सिस्टमैटिकली सॉल्यूशन तक पहुंचता है। ये मेथड थियोरेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी यूज होता है और एआई एल्गोरिदम्स के लिए बेस प्रोवाइड करता है। स्टेट स्पेस सर्च एक एआई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसमें हम प्रॉब्लम के सारे पॉसिबल स्टेट्स को एक्सप्लोर करते हैं। एक इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके एआई एक्शंस परफॉर्म करता है और हर पॉसिबल स्टेट को विजिट करता है जब तक गोल स्टेट तक नहीं पहुंच जाता। ये मेथड फॉरवर्ड सर्च या बैकवर्ड सर्च के थ्रू हो सकता है और गोल तक पहुंचने के लिए इंटरमीडिएट स्टेप्स कंसीडर करता है। फॉरवर्ड सर्च डेटा ड्रिवन या गोल ड्रिवन हो सकता है और सिंपल सिनेरियोज में काफी यूजफुल है, जैसे जब मल्टीपल गोल स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं या एक क्लियर पाथ होता है। एआई को यह पता होना चाहिए कि गोल कंडीशन क्या है, ताकि वो सही डायरेक्शन में एक्सप्लोर करे। अगर गोल का पाथ बहुत लंबा या अनक्लियर्ड हो तो सर्च का काम करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एआई एल्गोरिदम्स लेवल बाय लेवल या ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जैसे स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, जिसमें पहले एक लेवल के सारे स्टेट्स चेक किए जाते हैं और फिर नेक्स्ट लेवल एक्सप्लोर किया जाता है। ये अप्रोच इंश्योर करती है कि एआई इवेंचुअली सॉल्यूशन तक पहुंच जाए और ज्यादा एक्यूरेट या शॉर्टेस्ट पाथ भी फाइंड कर सके। डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS एक सर्च टेक्निक है जिसमें एआई या प्रोग्राम प्रॉब्लम के स्टेट्स को डेप्थ वाइज एक्सप्लोर करता है। मतलब एक ब्रांच के एंड तक जाता है, फिर बैक ट्रैक करके दूसरी ब्रांच एक्सप्लोर करके दूसरी। DFS का फायदा यह है कि ये एक सॉल्यूशन जल्दी फाइंड कर सकता है, लेकिन ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन का गारंटी नहीं देता। कभी कभी DFS लॉन्गेस्ट पाथ भी चूज कर सकता है, और अगर सॉल्यूशन बहुत डीप हो या पाथ इनफाइनेट हो तो प्रोग्राम मेमोरी में स्टक हो सकता है। DFS का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ब्रांचिंग फैक्टर के पावर मैक्सिमम डेप्थ के ऑर्डर में होता है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ब्रांचिंग फैक्टर और डेप्थ पे डिपेंड करती है। अगर सॉल्यूशन शैलो है और पाथ काफी डीप है तो DFS इनएफिशिएंट हो सकता है। इसीलिए जब सॉल्यूशन का पाथ लॉन्ग या अनक्लियर हो या सर्च स्पेस ह्यूज हो, तब ह्यूरिस्टिक सर्च का यूज किया जाता है। ह्यूरिस्टिक सर्च एआई को डोमेन नॉलेज या इंटेलिजेंट गेस के साथ सर्च करने का मौका देता है, ताकि ब्लाइंडली हर स्टेट को चेक न करना पड़े। ये स्ट्रैटेजी सर्च या एफिशिएंट बनती है और लार्ज स्टेट स्पेस में भी गोल तक पहुंचना इजियर बना देती है। ह्यूरिस्टिक सर्च में एआई या प्रोग्राम का करंट स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए कॉस्ट एस्टिमेट का यूज करना पड़ता है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू बेसिकली एक अप्रॉक्सीमेशन होती है जो बताती है कि एक स्टेट से गोल तक कितना कॉस्ट या डिस्टेंस हो सकता है। ये वैल्यू एडमिसिबल होनी चाहिए,
मतलब कभी भी एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि एआई ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर सके। अगर ह्यूरिस्टिक वैल्यू अनरियलिस्टिक या बहुत जंपी हो तो सर्च इनएफिशिएंट हो जाता है और ऑप्टिमल सोल्यूशन मिस हो सकता है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एक अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजी है जिसमें प्रोग्राम हर नोड के क्यूमुलेटिव कॉस्ट को कैलकुलेट करके सबसे कम कॉस्ट वाले नोड को एक्सपैंड करता है। ये गारंटीड मिनिमम कॉस्ट पाथ दे सकता है लेकिन डोमेन नॉलेज यूज नहीं करता। ह्यूरिस्टिक सर्च में डोमेन नॉलेज या इंटेलिजेंट गेस लगाया जाता है जिसे एआई ब्लाइंडली हर स्टेट एक्सप्लोर ना करे और जल्दी गोल तक पहुंच सके। बेसिकली ह्यूरिस्टिक सर्च और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च दोनों एआई में यूज होते हैं, लेकिन ह्यूरिस्टिक सर्च का फायदा यह है कि ये एआई को इफिशिएंटली गाइड करता है और लार्ज और कॉम्प्लेक्स स्टेट स्पेस में ऑप्टिमल या नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचना इजियर बना देता है। एक्चुअल कॉस्ट और ह्यूरिस्टिक कॉस्ट का कॉम्बिनेशन एआई को इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग और एफिशिएंट पाथ फाइंडिंग में मदद करता है। ह्यूरिस्टिक सर्च में एआई इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करता है और गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए इंटरमीडिएट स्टेट्स एक्सप्लोर करता है। हर स्टेट के लिए एआई एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट जीएन और ह्यूरिस्टिक कॉस्ट टू गोल एचएन दोनों को कंसिडर करता है। इन दोनों का टोटल मिला के एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट बनता है जो अक्सर FN इक्वल्स GN प्लस HN से रिप्रेजेंट होता है। ह्यूरिस्टिक को एडमिसिबल होना चाहिए, मतलब ये कभी भी एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा एस्टिमेट नहीं कर सकता ताकि एआई ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर सके। अगर ह्यूरिस्टिक पुअर या इनएक्यूरेट हो तो एल्गोरिथम्स जैसे A स्टार डिग्रेड होके सिंपल यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च बन सकता है जो स्लो होता है क्योंकि ये ब्लाइंडली सारे पाथ्स एक्सप्लोर करता है। ह्यूरिस्टिक बेस्ड सर्च की परफॉर्मेंस हेविली ह्यूरिस्टिक के क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अगर ह्यूरिस्टिक अच्छा हो तो ये एक्यूरेसी जैसे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च और स्पीड जैसे ग्रीडी सर्च दोनों कंबाइन कर सकता है जिससे फास्ट और रिलायबल रिजल्ट मिलता है और स्टिल ऑप्टिमल पाथ फाइंड होता है। लेकिन ऐसे सर्चेस के लिए हाई मेमोरी यूसेज चाहिए होता है क्योंकि स्टेट स्पेस के सारे नोड्स स्टोर करने पड़ते हैं जो लार्ज प्रॉब्लम्स में डिसएडवांटेज हो सकता है। ह्यूरिस्टिक सर्च और एल्गोरिथम्स जैसे A स्टार का यूज रियल लाइफ एआई सिस्टम्स में होता है जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स, कस्टमर सर्विस बॉट्स और IoT डिवाइसेस जहां सिस्टम को एफिशिएंटली डिसीजंस लेने होते हैं। एआई एप्लीकेशंस में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बायस और फेयरनेस। अगर एआई बायस्ड डेटा से ट्रेन होता है तो ये अनफेयर रिजल्ट्स दे सकता है, इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग डेटा और ह्यूरिस्टिक डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ह्यूरिस्टिक सर्च एक पावरफुल मेथड है जो एआई को एफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स डिसीजन स्पेसेस से गाइड करता है, स्पीड, एक्यूरेसी और रिसोर्सेज को बैलेंस करके। जॉब सिलेक्शन फॉर एग्जांपल, एआई सिस्टम्स बायास्ड पैटर्न्स के बेसिस पर रिकमेंडेशंस दे सकते हैं जिससे कुछ कैंडिडेट्स को अनफेयर एडवांटेज मिल सकता है और अनइंटेंशनली डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। इसी तरह एआई पावर टूल्स जैसे फोटोशॉप, जेमिना या जीपीटी वो टास्क्स ऑटोमेट कर देते हैं जो पहले ह्यूमंस करते थे, जिससे जॉब रिप्लेसमेंट का कंसर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स ड्राइवर्स की नीड को रिड्यूस कर रही हैं। एआई एक्सेस भी इक्वल नहीं है। रिच कंट्रीज और बिग कंपनीज एआई सॉल्यूशंस को क्विकली अडॉप्ट कर सकती हैं, जबकि पुअर रीजन्स के पास रिसोर्सेज नहीं होते, जिसे डिजिटल डिवाइड क्रिएट होती है। प्राइवेसी भी एक मेजर कंसर्न है। एआई पर्सनल डेटा कलेक्ट और उसे यूज करता है, जैसे ऑनलाइन एक्टिविटी, हेल्थ रिकॉर्ड्स और सर्च हिस्ट्री, ऑफन विदाउट एक्सप्लिसिट यूजर कंसेंट। ये डेटा रिकमेंडेशंस या टारगेटेड एड्स के लिए यूज होता है, लेकिन मिसयूज या थेफ्ट का रिस्क भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज बिना परमिशन के कंज्यूमर परचेजेस ट्रैक कर सकती हैं, जो एथिकल और लीगल क्वेश्चंस रेज करता है। इसलिए एआई पावरफुल टूल्स और एफिशिएंसीज ऑफर करता है, लेकिन फेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और प्राइवेसी को ध्यान में रखना जरूरी है ताकि इसका रिस्पॉन्सिबल यूज हो। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरे चैप्टर का डीप डाइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अगर आपको लगता है एआई सिर्फ नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस और क्यूट रोबोट्स तक लिमिटेड है, तो मेरे भाई वेक अप। दुनिया एआई के साथ ऑलरेडी चल रही है और अगर आप नहीं समझे तो सॉरी, आप थोड़ा पीछे रह जाएंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने जीनियस थॉट्स ड्रॉप करना ना भूलें। याद रहे, एआई पावरफुल है, बट जैसे हर टूल के साथ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ा कॉमन सेंस मैंडेटरी है। यूज वाइजली। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने विचारों को कमेंट कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ और जो भी दिक्कत हो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। प्रणाम।